हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेक्ट्रम की बुक, जो कि हमारे हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपने नाम भी बहुत सुना होगा इस बुक का, कि इस बुक में से जितनी भी जीके बनती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो इन्हीं बुक में से ही ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना मैं बोलूँगी कि 80% इसमें से ही, क्या 90% इसमें से बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% जो होता है जिसे हम बोलते हैं कि वो थोड़ा बहुत हमसे करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ लेती है। ठीक है, वैसे आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। और जब एग्ज़ाम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप फेस करते हैं तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बात बोलूँगी कि चाहे वो एग्ज़ाम छोटे लेवल, इट मीन्स एसएससी लेवल का हो, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल जैसे आईएएस पीसीएस, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, इन सब एग्ज़ाम में हमारी जो बुक है, ये आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिलेबस। हम पहले क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेबस, कि सिलेबस के अंदर है क्या क्या है, इसके अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक क्या क्या हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे भी, और कुछ क्वेश्चंस को भी रियलाइज़ करेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और मैं गारंटेड कहती हूँ, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप कतई उसमें से कोई भी क्वेश्चंस गलत करके नहीं आ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप लोग देख रहे हैं हम क्या पढ़ेंगे आज, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये क्या लिखा है, फर्स्ट जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है आधुनिक भारत के सूत्र और उपगम। ठीक है, आधुनिक भारत के सूत्र एवं उपागम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या क्या टॉपिक आते हैं मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ, उसी उसी के हिसाब से मैं आपको बाकी सब चैप्टर्स के टॉपिक भी बताऊँगी, जिससे जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आधुनिक भारत के सूत्र उगम के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो है आपका पूरा लेखीय सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा लेखीय सामग्री के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पुरानी जितनी भी लिखी हुई चीज़ें हैं, लिखित के रूप में हमारे देश के अंदर, जैसे केंद्र सरकार से रिलेटेड, राज्य सरकार, न्यायिक अभिलेख, इन सब चीज़ों से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे जब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा है जीवन साहित्य, श्रमण एवं यात्रा वृत्तिन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जीवन, जो जीवनी साहित्य थी उसके बारे में डीप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और है समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में, मौखिक प्रमाण। ठीक है, चित्रकला, और है आपका एक आता है अन्य इतिहास लेखन प्रवृत्ति के बारे में, मतलब जो और भी तरह की चीज़ों को लिखा गया है इतिहास के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत इतिहास लेखन के प्रमुख उपगम को भी हम पढ़ेंगे, जो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेन उपगम थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो यूरोप के अंदर क्या, यूरोपियों का आगमन, जब यूरोप के लोग भारत के अंदर आए थे तब क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे लोग आए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ, पुर्तगाली थे और डच थे, अंग्रेज, फ्रांसीसीज। ठीक है, इसके अलावा आपके और होते हैं अन्य यूरोपीय भी थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। जब ब्रिटिश आई थी, ब्रिटिश का जब विजय हुआ था, जब ब्रिटिश जीती थी, उस टाइम पे भारत की क्या स्थिति थी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पे भारत का क्या हाल था। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में हमसे काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, खास करके इसके बारे में। ठीक है, तो
तो इसको भी हम लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें आएंगे मुग़ल साम्राज्य का पतन, ठीक है, मुग़ल साम्राज्यों का पतन कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें और टॉपिक आते हैं, सामाजिक आर्थिक दशाएं भी पढ़ेंगे कि उस टाइम पे उनकी सामाजिक आर्थिक जो थी वो दशा कैसी थी। जब ब्रिटिश का विजय हुआ था तो उस टाइम पे उन लोगों की क्या दशा थी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, इसके अंदर और टॉपिक आता है जो है स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कुछ राज्यों का उदय भी हुआ था, ठीक है, उन राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वास्तव में उस राज्य का उदय कैसे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर क्या है आप देखिए, इसमें क्या है, ब्रिटिशी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश विजय, मतलब जब ब्रिटिश जो हमारी विजय हुई थी, मतलब ब्रिटिश जो है जब वो लोग विजय किए थे भारत के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बंगाल अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब के बीच के मतभेदों को भी पढ़ेंगे हम, इसी के अंदर ये टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़े से और टॉपिक हैं, जैसे आपका मैसूर विजय, ठीक है, मैसूर विजय को भी पढ़ेंगे, और है पंजाब विजय। इसके अंदर जितनी भी जीत के बारे में हैं उनके ऊपर, मतलब कैसे जीत किया गया था, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, किन किन देशों पे कैसे कैसे इन लोगों ने जीत को हासिल किया था, ठीक है। इसके अंदर ब्रिटिश प्रमुख प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार का भी पढ़ेंगे, ब्रिटिश भारत का स्वाभिमानी देश के संबंध को भी पढ़ेंगे कि इनका संबंध कैसे था भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक युद्ध, जब वो भारत के ऊपर पहले तो इन्होंने विजय प्राप्त की, विस्तार किया, इन्होंने काफ़ी राज्यों में इन लोगों ने अपना जैसे बोलते हैं धावा बोला पहले, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक युद्ध, भारत के लोग भी चुप थोड़ी ना रहेंगे, तो वो उन्होंने भी क्या किया, युद्ध करना प्रारंभ किया कि ब्रिटिश लोग हम पे राज क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है आखिर में, कारण तो नहीं मैं बोलूँगी कि राज क्यों कर रहे हैं उसके खिलाफ, क्योंकि सब भारतीय लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई दूसरा आके रहे या पूरी तरह से हमारे राज्यों पे कब्जा करे, तो इसलिए भारतीयों ने भी साहस जुटाया और फिर उसे कहते हैं प्रारंभिक युद्ध स्टार्ट किया। तो प्रारंभिक युद्ध के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बारी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक युद्ध के अंदर जो टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला जो टॉपिक था इसमें प्रारंभिक जो युद्ध किया था, प्रारंभिक युद्ध के विरुद्ध समान कारण, आखिर में उस युद्ध के क्या कारण थे उसके बारे में, जो उसके सामान्य कारण थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे 1857 के पूर्व के विरोध को, ठीक है, 58 से 57 के पहले के जो विरोध थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 1857 का विद्रोह, एक बारी उससे पहले वाला विद्रोह और एक बारी 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, इसके अंदर हम यही 2-3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया है धार्मिक सामाजिक एवं सुधार आंदोलन, ये तो आपका एक अलग चैप्टर है, ठीक है। जो बाकी 3-4 टॉपिक मैंने बताए हैं वही सिर्फ इनको इस 5th चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो देख रहे हैं आप लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, क्योंकि आपको पता है जब ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश के आने के बाद फिर भारतीयों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद हमें समाज का भी देखना होता है, तो समाज को देखने के लिए क्या किया गया था, सुधार आंदोलन किया गया था, ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन किया गया था। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स लिए गए थे उसमें सुधार आंदोलन का योगदान सकारात्मक प्रभाव था, सुधार आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया था इसके अंदर, कि जब आंदोलन शुरू किया गया था तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे
चेतनाओं की उत्पत्ति एवं प्रसार, सामाजिक सुधार, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। स्वतंत्रता के लिए हम जब ब्रिटिश के आने के बाद हम बंदी बन गए थे, फिर उसके बाद हमने बोला कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत करने के लिए भी भारतीयों ने कदम उठाए, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे, इट मीन्स काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो खास टॉपिक है, उदारवादी चरण एवं प्रारंभिक कांग्रेस, जिसे हमने 1858 से लेके 1905 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम के समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य एवं कार्यक्रम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उनके उद्देश्य और कार्यक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हैं वो है ब्रिटिश सरकार का रुख। हम ब्रिटिश सरकार का उसके बाद रुख क्या था, क्या उनका तरीका था, क्या मतलब करना चाहते थे, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1919 ईस्वी। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा है 8th चैप्टर। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में जब चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे, सरकार का रणनीति, और हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रवादी एवं प्रथम विश्व युद्ध को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब इसमें भी 3-4 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। ठीक है ना। 3-4 टॉपिक्स को उसको हम डीप में पढ़ेंगे। और भी ज़्यादा टॉपिक्स है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको पूरे टॉपिक्स लाइन वाइज नहीं बता पा रही हूँ, जस्ट मैं आपको चैप्टर के बारे में मोटा मोटा बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। हम जब डीप में इन चैप्टर्स के पॉइंट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, तो उसको हम डीप में समझेंगे भी। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1939, भारतीय राष्ट्रवाद का युग। और ये कौन सा युग था, भारतीय राष्ट्रवाद का युग था 1939 के अंदर। ठीक है। 19 से लेकर 39 के अंदर राष्ट्रवाद का युग था। और इसके अंदर जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, फर्स्टली हम लोग भारत का राष्ट्रवाद युग। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रवाद युग, इसके अंदर टॉपिक हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है। जैसे सांप्रदायिकता का विकास, इस युग के अंदर सांप्रदायिकता का विकास भी हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो है आपका, इसके अंदर इंदिरा गांधी सांप्रदायिकता के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, नेक्स्ट देखिए 10th चैप्टर जो है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर 1939 से लेकर 1947। अभी तक हमने 1939 तक पढ़ा था, अब हम 47 तक की बात करेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तब तक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहली जो है वो है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। ठीक है, ये इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, और है आज़ाद हिंद फौज। इसके अलावा जो है चुनाव की नीतियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो मुझे अभी याद है मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या याद है। और फ्रेंड्स आप मेरे इन्हीं सब टॉपिक को लेके मैं बार बार ही आपको बोल रही हूँ कि मेरे इन्हीं सिर्फ पॉइंट्स को ये मत समझना कि सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जिससे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़रूर आप लोग मेरा वीडियो देखेगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसे पढ़ेंगे, थोड़े से में मत सोचिएगा, क्योंकि जो ये बुक है इस बुक में चैप्टर्स दिखने में भले से कम है, लेकिन पर इनके टॉपिक को इतने डीप में समझाया गया है और इतने अच्छे से समझाया गया है, उसको हम अगर कवर कर ले तो फ्रेंड्स मैंने कहा 101% गारंटी है, कहीं से आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए 11 चैप्टर 1857 के पश्चात
प्रशासनिक परिवर्तन 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन जो आए थे उन परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आते हैं भारतीय रियासतें, लोक सेवाएं, प्रशासनिक रियासतें भी आती हैं और प्रशासनिक केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय वो भी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आती है विदेश नीतियाँ आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी नीतियाँ इसके अंदर आती हैं और भी जो चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन जब उन्होंने किया था उस टाइम पे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ था फ्रेंड्स, जब वो लोग आए थे हमारे देश पे, उन्होंने राज्य किया था, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा था हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस पर, जो अर्थव्यवस्था, कृषक की बढ़ती हुई दरिद्रता। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसकी बढ़ती हुई दरिद्रता मतलब उस कृषि कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था, आर्थिक निवास, आय निवास और इसके अलावा अकाल एवं गरीबी, ये सारे प्रभाव इसके अंदर पड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, इन 4-5 जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये सारे प्रभाव इसके अंदर पड़े थे। इसके अलावा और भी हैं, मैं बार बार ही आपको यही चीज़ क्यों बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी, क्योंकि आप लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि इसके अंदर इसके अलावा और टॉपिक्स नहीं, जितना मैंने बताया सिर्फ इतना ही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जो है 13 चैप्टर, ये है भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, भारत में प्रेस का विकास, इसके बारे में हम लोग 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। 13 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, भारत में प्रेस का विकास। इसके अंदर क्या है, प्रारंभिक व्यवस्थाएं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रारंभिक व्यवस्थाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और है इसके अंदर देश, भाषा, समाचार पत्र, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जितनी भी दौरान और उसके पश्चात की जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हाल था, मतलब हमारे देश के बारे में ही सारी चीज़ें फ्रेंड्स। जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो ये हमारे देश के बारे में ही होता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अपने माइंड में भी डाल लीजिएगा कि हम देश के बारे में ही बात करेंगे जो भी बातें होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, 14 चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। इसके बाद हम बात करेंगे 14 चैप्टर में जो है भारत में शिक्षा का विकास। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1813 के चार्ट एक्ट एवं प्रशासनिक शुरुआत, जितनी भी शुरुआत हुई थी 1813 के चार्टर्ड एक्ट के प्रशासनिक शुरुआत, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थॉमसन के प्रयास एंड हंटर शिक्षा आयोग जो 1882 से 83 के अंदर किया गया था। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे 14 चैप्टर के अंदर। इसके अलावा फिर हम चलते हैं 15 चैप्टर। 15 चैप्टर क्या है, देखिए 15 चैप्टर क्या है फ्रेंड्स, बताइए। ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी। ब्रिटिश शासन के कुछ पहलू ऐसे थे जिनके ऊपर डीप में हमारा जो इतिहास है, आधुनिक भारत है, उसके अंदर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी की गई है अच्छी तरह से, उनके बारे में हम 15वें चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हैं भारत में अंग्रेज़ों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति। ठीक है, भारत में अंग्रेज़ों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीति और नए विचार एवं विशेषताएं। इसके अलावा जो पढ़ेंगे हम भारतीय सिविल सेवाएं आधुनिक 1861 के बारे में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे विलियम बेंटिक के अधिनियम सुधार के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, 1833, 1853, 1813 चार्ट एक्ट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे 15 चैप्टर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 16 चैप्टर भारतीय रियासतें। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रियासतें के बारे में। इसमें जो टॉपिक हैं वो हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता प्राप्त करना। ठीक है, इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
भारतीय सियासत के समानताएं प्राप्त करना। ठीक है, इसके अंदर अधीनस्थ नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, बाबर के संघ की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, रियासतों का एकीकरण और उसका विलय, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर भारतीय रियासतों में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, भारत में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा है 17 चैप्टर। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्थायी बढ़ोतरी और रेतवाड़ी, एक रेतवाड़ी होता है, रेतवाड़ी व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे, महावाड़ी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्थायी और आपका है इजरादारी प्रथा होती है एक, वो उसके बारे में हम सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे भारत के अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब हम पढ़ेंगे, अभी मेरे बताने से भी आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, और जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चैप्टर है 18वां चैप्टर है, जो कृषक आंदोलन 1857 से लेकर 1847 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, आप तो कृषक से समझ ही गए होंगे, कृषक आंदोलन है जो कृषि के लिए होता है। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के अधिनियम और भारतीय कृषि व्यवस्थाओं के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे 1857 के पश्चात किसान आंदोलन एवं प्रवृत्ति चरित्र दुर्लभता के बारे में पढ़ेंगे, और 1930 से लेकर 1940 के दशक के किसान आंदोलन, प्रांतों के किसानों की गतिविधियों के बारे में, और हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व के समाप्त के पश्चात किसान आंदोलन की उपलब्धियां, इन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे कृषक आंदोलन वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसको देखते हैं, जो कि अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। भारत में देख रहे हैं, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक्स जो आते हैं वो है प्रारंभिक प्रयास। ठीक है, इसमें किया गया था पहले प्रारंभिक प्रयास, फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसके अलावा 1920 के पश्चात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। स्वतंत्रता के पश्चात क्या था हाल हवाल हमारे देश का, कांग्रेसी सरकार के समय की बात पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक इसमें हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा 20वां, राष्ट्रवाद विदेश नीति का विकास, राष्ट्रवाद विदेश नीति का विकास। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1880 के प्रथम विश्व युद्ध तक, 1880 के प्रथम विश्व युद्ध तक विरोधी एवं एशिया संप्रत भावनाओं के पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1920 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1920 से लेकर 1930 के दशक के राष्ट्रवादियों के साथ समीकरण एवं स्थापित करना, वो सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 21 चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख विचारधाराओं को हम पढ़ेंगे, योजना व्यवस्था, और आपका आएगा इसके अंदर कृषक सुधार। इसके अलावा जो है आपकी राज्य नियंत्रित औद्योगिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर एक आधा और मैं बता देती हूँ जो मुझे याद है अभी, भारत की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे भारत की स्वतंत्रता से 1964 ईस्वी तक की बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए 22, ये हमारा है लास्ट चैप्टर। इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य एक नज़र। वैसे चैप्टर तो हमारा यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, जितना मैंने आपको टॉपिक बताया इसके अंदर, ये सारे चैप्टर से सेम यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन पर इसके बाद भी इस बुक के राइटर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, बोला कि कहीं से कुछ हमारी कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने 22 चैप्टर में वो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया
जो बची खुची थी। तो इसमें फ्रेंड्स काफ़ी टॉपिक हैं जो मैं आपको टॉपिक समझाने के टाइम पे बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, और चैप्टर के बारे में जो बताया है वो भी समझ में आ गया हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप लोग मुझे बताते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।